बीते 4 दिन से दोनों तरफ से एक दूसरे पर हमले किए जा रहे हैं। अमेरिका और ईरान की तरफ से खबर क्या है? अमेरिका और ईरान में हमले रोकने पर सहमति बनी है। कल कतर की राजधानी दोहा में यूएस ईरान की बड़ी बैठक होने वाली है। होर्मुज में तनाव कम करने पर बैठक होगी। पहले परमाणु कार्यक्रम पर बात हो रही थी। आपको ध्यान होगा कि पहले स्विट्जरलैंड में जो बातचीत है वो परमाणु कार्यक्रम को लेकर होनी थी, लेकिन हालात बहुत तेजी के साथ बीते बृहस्पतिवार के बाद बदले हैं और इसके बाद अब जो बातचीत है वो पहले होर्मुज स्ट्रेट में जो संकट पैदा हो गया हमलों के बाद, इसे सुधारने पर फोकस हो सकता है। तो आपको याद होगा कि पहले स्विट्जरलैंड में वार्ता होने वाली थी, उसको लेकर तैयारी भी की गई थी और बयान भी सामने आए थे। अपडेट ये है कि स्विट्जरलैंड से कतर शिफ्ट हो गई है वार्ता। अब दोहा में टेक्निकल दौर की वार्ता होगी। हॉर्मुज टेंशन की वजह से लोकेशन को शिफ्ट किया गया है। मुख्य मुद्दा भी अब परमाणु की जगह हॉर्मुज हो चुका है। अमेरिका की न्यूज वेबसाइट एक्सियोस के हवाले से यह खबर आपको बता रहे हैं। तो अब दोहा में यूएस ईरान वार्ता एजेंडा क्या होने वाला है? हमला रोकने पर सहमति बनाई जाएगी। दोहा में होर्मुज एक मुख्य मुद्दा बना हुआ है। जहाजों की सुरक्षित आवाजाही ये सुनिश्चित करना इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी है। अब कतर की मध्यस्थता से डील होगी। यूएस ईरान में सीधी सैन्य जो हॉटलाइन है उसे भी चालू रखा गया। होर्मुज विवाद में फंसा परमाणु मुद्दा, इजराइल हिजबुल्लाह मुद्दा लंबित है। बड़ी बात क्या है? स्विट्जरलैंड से वार्ता अब कतर शिफ्ट हो गई है। 3 दिन हुई बमबारी के बाद वेन्यू को बदलना पड़ गया है। अब डील में कतर की एक बड़ी भूमिका नजर आ रही है। लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी सर, देखिए ईरान की तरफ से तो कह दिया गया है कि अभी फिलहाल दबदबा जो कंट्रोल है वो ईरान का ही रहने वाला है और अगर किसी कमर्शियल शिप को, किसी जहाज को गुजरना है तो उसके बताए हुए कॉरिडोर से ही गुजरना पड़ेगा और इससे वो टस से मस नहीं हो रहा। आपको लगता है कि अब दोहा में जो बैठक होगी वहां पर कोई नतीजा, कोई हल निकल पाएगा? बहुत बहुत धन्यवाद करुणा जी। मुझे मुश्किल लगता है कि कोई भी, बिकॉज ये जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है जिसमें 14 बिंदु थे और उन बिंदुओं में साफ था कि 60 दिन के लिए स्टेट ऑफ होर्मुज पे फ्रीडम ऑफ नेविगेशन रहेगा और किसी को कोई भी उसके ऊपर टोल नहीं वसूलेगा और चलता रहेगा। लेकिन जैसे हम सब जानते हैं कि स्टेट ऑफ होर्मुज ज़रूर इंटरनेशनल स्ट्रेट है, लेकिन टेरिटोरियल वाटर्स जो हैं, जो 12 नॉटिकल माइल्स ईरान की तरफ से और 12 नॉटिकल माइल्स ओमान की तरफ से, और ये जो ओवरलैप है जिसमें जो आवाजाही होती है स्टेट ऑफ होर्मुज से, उसमें 3 लेन्स हैं। ऊपर वाला लेन जो ईरान की तरफ है उसमें से शिप्स गुजरती हैं। बीच वाला जो 3 किलोमीटर का एरिया है वो बफर है और उसके नीचे फिर 3 किलोमीटर का एरिया है जिसमें से एक तरफ से एग्जिट, एक तरफ से एंट्री। अब देखा जा रहा है कि पिछले जब से अमेरिका ने इस तरह का घोषणा की है, सारी की सारे जो टैंकर्स हैं वो ओमान की तरफ से गुजर रहे हैं, ये कह करके कि जो ईरान की तरफ का एरिया है उसमें माइनिंग है और माइंस होने के कारण उनको दिक्कत आ रही है। इसको लेते हुए देखा गया है कि तकरीबन 77 ऑयल कंटेनर्स जो गुजरे हैं वहाँ से, तकरीबन सारे उसमें से ऑलमोस्ट 70% ओमान की तरफ से गुजरे हैं। ईरान को लगा कि अगर इस तरह ही कार्रवाई चलती रही तो उनका जो वजूद है वो तो ख़त्म हो जाएगा। कि जो मकसद जो ईरान का है, IRGC का है, वेपनाइज करने का स्टेट ऑफ होर्मुज को, वो तो खड़ा का खड़ा रह गया और ईरान के बिना ही पूरा का पूरा शिपिंग हो रहा है। इसको लेकर के जो अब जिस प्रकार से चल रहा है, ईरान ने साफ शब्दों में कहा है स्टेट ऑफ होर्मुज की जिम्मेवारी है और वो उसको नहीं छोड़ेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। ऐसे हालात में मुझे नहीं लगता है दोनों देशों के बीच में कोई बनेगा, लड़ाई और भयानक हो सकती है। बिल्कुल सर, और दोनों के बीच, दोनों देशों के बीच MOU भी साइन हुआ और उसके बाद क्या हुआ वो तो दुनिया देख ही रही है। तो इस बार भी बात बन पाएगी या फिर धोखा ही दिया जाएगा, क्योंकि इसका खामियाजा पूरी दुनिया को भुगतना पड़ता है, वो देखने वाली बात है। कतर वार्ता से पहले अरागची ने बयान भी दिया है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने क्या कहा? सुरक्षा पर खाड़ी देशों को सोचना होगा, बाहरी देशों का दखल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, गल्फ देशों को खुद निकालना होगा समाधान। तो अमेरिका ईरान वार्ता डीकोड करते हैं। कल कतर में होने वाली वार्ता के मायने क्या हैं ये भी अब समझने की कोशिश करते हैं। क्या मायने हैं और इससे संकेत क्या मिलेंगे? पहले एटमी डील मुख्य मुद्दा था जो कि स्विट्जरलैंड में बैठक होने वाली थी। संकेत अब हॉर्मुज पर फोकस है, जिस तरीके से हॉर्मुज में तनाव बढ़ गया है। इसके अलावा हॉर्मुज पर कंट्रोल चाहता है ईरान।
टोल फ्री हॉर्मूज चाहता है अमेरिका, जिसको लेकर यूएस की तरफ से कई बार बातें भी कही गई हैं। तत्काल युद्ध टालने की कोशिश की जा रही है तो बमबारी से खतरा बढ़ सकता है, ऐसे भी संकेत हैं। अब एमओयू बचाने की कोशिश हो रही है तो दोहा वार्ता फेल तो युद्ध तय है, ऐसा भी माना जा रहा है, क्योंकि बातचीत की कोशिश तो की ही जा रही है, लेकिन अब आगे बात बन पाएगी या नहीं वो तो देखने वाली बात है। एवीएम ओपी तिवारी सर, दो बातें हैं। एक तो ईरान की तरफ से कहा जा रहा है कि हम अपने पड़ोसी देशों पर हमला नहीं करेंगे, यानी कि ये दिखाने की कोशिश कि ईरान शांति चाहता है। बस बात इतनी है कि अगर ईरान की संप्रभुता पर हमला होता है तो ईरान पीछे नहीं रहेगा। और क्या तुर्की मॉडल अपनाना चाहता है ईरान, जैसे वहां बॉस्फोरस स्ट्रेट पर तुर्की टोल वसूलता है, उसी तरीके से हॉर्मूज पर भी टोल वसूलना चाहता है ईरान, और इसी कड़ी में लगातार वो काम कर रहा है। प्रगति, देखिए, ईरान का मकसद बहुत पहले से ही था कि भाई अरब देशों पर उसका अप्रत्यक्ष रूप से कुछ कंट्रोल है। इस वॉर ने सिद्ध कर दिया है और एक इंडिकेशन दे दिया जितनी जीसीसी की कंट्रीज हैं कि उनको, जिन्होंने बिलियंस ऑफ डॉलर्स अमेरिका को देते थे अपनी सुरक्षा के लिए, अमेरिका अपनी सुरक्षा नहीं कर पा रहा था तो वो क्या कर पाएगा। तो अभी जब ईरान के प्रेसिडेंट का स्टेटमेंट आया है कि हमारी सिचुएशन, हमारे गल्फ देशों का जो परेशानियां हैं उसका समाधान हम ही निकाल सकते हैं, किसी बाहर की इंटरफेरेंस की आवश्यकता नहीं है, तो ये अपने आप को एक सेंटर पोजीशन में लाने की चाहता है ईरान। अब आ भी जाएगा, लेकिन देखिए मिलिट्री रूप से ईरान ने दिखा दिया है कि वो अमेरिका को भी परेशान कर सकता है, लेकिन इकोनॉमिक स्थिति थोड़ी ख़राब है। तो अभी ये गल्फ देशों को डिसाइड करना पड़ेगा, इनको डिसीजन लेना पड़ेगा कि इनको किसके साथ जाना है। ईरान के साथ जाने से कुछ और डर है और अमेरिका के साथ जाने का तो नतीजा ये देख चुके हैं, इसका फलस्वरूप देख चुके हैं कि क्या हुआ है। अब ये जैसे सिचुएशन चेंज होती रहेगी, लेकिन सिंस अब थोड़ा जो है ईरान जो है थोड़े बहुत सॉफ्ट लोगों के हाथ में जा रहा है, तो हो सकता है गल्फ कंट्रीज़ का जो झुकाव होगा ईरान की तरफ बढ़ सकता है। और जहाँ तक हॉर्मूज का जैसा प्रश्न पूछा था आपने, हॉर्मूज को तो ये कभी भी छोड़ेगा नहीं, हॉर्मूज को ईरान नहीं छोड़ेगा, बिकॉज ईरान का एक मेन वेपन है। कुलकर्णी साहब ने पूरा डिटेल में बताया इसके बारे में कि पूरा वेपन है, वो छोड़ेगा नहीं। यही तो कंट्रोल है जिसकी वजह से अमेरिका या गल्फ कंट्रीज की सारी कंट्रीज विवश हो जाती है और विश्व में परेशानी बढ़ती है, और उसके लिए ईरान को पीछे पड़ना पड़ता था। जैसे एमओयू साइन किया, वो 14 पॉइंट का एमओयू था, वो पूरा तरीका ईरान के पक्ष में ही था, ईरान के हित में था, ईरान जो चाहता था। अब जहाँ तक न्यूक्लियर बॉम्ब की बात कर रहा हूँ, एक बात कर ही देता हूँ, न्यूक्लियर डील की बात होने वाली थी, वो बात तो आगे बढ़ ही नहीं सकती थी, वो तो नो एंड वाला इशू था। अच्छा हुआ कि थोड़ा बहुत तो हो गया। अभी कतार में जो बातें होंगी वो खाली हॉर्मूज की होंगी, ताकि ये बातें का एक लिमिट आगे बढ़ सके। बिल्कुल एफएम ओपी तिवारी सर, और कल ही डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से धमकी दी गई ईरान को कि अगर ईरान नहीं माना तो फिर उसका जो एग्जिस्टेंस है, जो उसका वजूद है, वो ही पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। क्या इंडिकेशन, क्या संकेत दिए गए, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन एक और बड़ी खबर, एक्शन में यूएसएस जॉर्ज H.W. बुश, अरब सागर में फ्लाइट ऑपरेशन, ईरान के पास मल्टी कैरियर डिप्लॉयमेंट। देखिए डिप्लॉयमेंट फिर बढ़ा दी गई, वॉर मोड में अमेरिकी फौज नजर आ रही है, अमेरिकी हथियारों की अब सामरिक तैनाती एक बार फिर से हो रही है। तो जैसा हमने बताया, कल डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से धमकी ईरान को कि उसका वजूद खत्म कर दिया जाएगा अगर ईरान नहीं माना, और दूसरी तरफ आप जरा देखिए, रिलेट करिए, अब तैनाती डिप्लॉयमेंट फिर से शुरू हो गई है। तो अमेरिका वर्सेस ईरान, टेंशन की टाइमलाइन आप जरा देखिए। 23 जून को क्या हुआ, होर्मुज पर यूएन की अपील को ईरान ने ठुकरा दिया, और फिर 25 जून क्या हुआ, ओमान तट पर एक कंटेनर शिप, एक जो कार्गो शिप है, इस पर किसने, ईरान की तरफ से हमला किया गया, और देखते ही देखते तनाव बढ़ने लगा। 26 जून ईरान के सैन्य ठिकानों पर अमेरिका की बमबारी होती है। 27 जून ईरान अमेरिका के एक दूसरे के ठिकानों पर स्ट्राइक की खबरें भी सामने आई, और इसके बाद धमकी दी गई कि हमले इसी तरह से जारी रहेंगे। 28 जून बहरीन, कुवैत और जॉर्डन पर ईरान ने हमला किया, 8 अमेरिकी बेसिस पर हमला किया गया। 28 जून अब वार्ता स्विट्जरलैंड की जगह कतर में होगी, जो दोहा की खबर निकलकर सामने आई 28 तारीख को। और इसी के साथ एक और बड़ी खबर है, यूएस सेंट्रल कमांड की जंगी तैयारी की भी जानकारी मिल रही है। छोटे हथियारों से वॉर प्रैक्टिस की तैयारी है, नए वॉर प्लान के तहत युद्ध अभ्यास किया जा रहा है, स्नाइपर भी वॉर रिहर्सल में शामिल बताए जा रहे हैं। ईरान के खिलाफ ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी की जा रही है।
तो नए वॉर प्लान के तहत युद्ध अभ्यास किया जा रहा है, नए वॉर की तैयारी की जा रही है, नए वॉर प्लान के लिए ये प्रैक्टिस हो रही है, छोटे हथियारों से वॉर प्रैक्टिस की जा रही है। एक तरफ बातचीत, दूसरी ओर ये तैयारी, क्या संकेत मिल रहे हैं और क्यों ये तैयारी की जा रही है, इस पर भी आगे बात करेंगे, लेकिन पहले बात वार्ता की। तो देखिए, कतर की राजधानी यानी दोहा में वार्ता तो प्रस्तावित हो गई है, कल होने वाली वार्ता, लेकिन क्या ये एक धोखा है? अमेरिका क्योंकि जंग की तैयारी कर रहा है और अमेरिका ने, ध्यान है आपको, इससे पहले भी किया है फरवरी में जिनेवा में बातचीत और फिर 28 फरवरी को हमला। तो नंबर 1 क्या है? मोर्चे पर 4 एयरक्राफ्ट कैरियर तैनात कर दिए गए हैं, डिप्लॉयमेंट फिर से बढ़ाई जा रही है। रेडी टू अटैक मोड में 700 की संख्या में जेट्स को रखा गया। अरब सागर में फ्लाइट ऑपरेशंस तेज कर दिए गए। गल्फ के सैन्य अड्डों पर डिफेंस सिस्टम एक्टिव कर दिया गया है। सामरिक लोकेशन, जो रणनीतिक लोकेशन है, वहां पर सैन्य तैनाती बढ़ा दी गई है। लंबे युद्ध की तैयारी में यूएस सेंट्रल कमांड। 3 दिन हुई बमबारी भी एक बहुत बड़ा संदेश है। प्रोफेसर संजय भारद्वाज सर, एक बात बताइए, एक तरफ तो अमेरिका की तरफ से डील पर जो एमओयू हमने देखा उस पर हस्ताक्षर करते हुए कहा गया कि हमने वो कर दिया जो इससे पहले के राष्ट्रपति ने कभी नहीं किया, लेकिन ये क्या कर दिया? एमओयू पर हस्ताक्षर हुए नहीं कि 8 दिन के बाद फिर से हालात अब बन रहे हैं कि जंग शुरू हो जाएगी और फिर से अब डिप्लॉयमेंट हो रही है। देखिए, करुणा, कतर से कतर तक, यानी कि जो युद्ध शुरू हुआ था फरवरी में, जो अमेरिकन एक्शंस हुआ था, वो कतर में जब बात चल रही थी दोहा में, तब बात होते होते कंप्लीट नहीं हुई थी और ये स्ट्राइक हो गया था और फिर कतर पे आ गए। देखिए, 4 बड़ा फैक्टर हैं जो पूरे इस मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट को, जो मल्टी फेसिड है, उसको डिफाइन करते हैं। पहला आप न्यूक्लियर इशू है, दूसरा हॉर्मुज स्ट्रेट है, जो चोक पॉइंट्स है, जो बेबे मंदार और हॉर्मुज स्ट्रेट है, तीसरा जो है वो इस्लाम है, और चौथा जो बाहरी ताकतों का प्रेजेंस है। और देखिए कि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो ईरान है, सऊदी अरबिया है, कतर है, यूएई है, अमेरिका है, इन पर चारों मुद्दों पर किसी की सहमति नहीं है। इस्लाम का लीडर कौन होगा, सहमति नहीं है। न्यूक्लियर, ईरान के पास न्यूक्लियर पावर होगा, ये बनेगा नहीं बनेगा, कोई दूसरे गल्फ के कंट्रीज एग्री नहीं करते हैं। हॉर्मुज पे किसका कंट्रोल होगा? ओमान और ईरान का जॉइंट कंट्रोल होगा, या ईरान की मोनोपोली होगी, या न्यू नॉर्मल्स के आधार पे स्टेट ऑफ हॉर्मुज को कंट्रोल किया जाएगा, रेगुलेट किया जाएगा, कोई सहमति नहीं है। तो ये जो, और बाहरी ताकतों का कि अमेरिका मिडिल ईस्ट में रहना चाहता है, ईरान कहता है कि जब तक मिडिल ईस्ट से पूरा अमेरिका के बेसिस को ख़त्म नहीं कर देंगे, पूरा मिडिल ईस्ट को अमेरिका फ्री नहीं कर देंगे, तब तक हम रुकेंगे ही नहीं। और बाकी जो कंट्रीज हैं, चूंकि ईरान से न्यूक्लियर इश्यूज़ पे उनका एक फियर फैक्टर बना हुआ है, तो वो चाहते हैं कि अमेरिका प्रेजेंस रहे, हमको सिक्योरिटी गारंटी दे। बहरीन भी चाहता है, यूएई भी चाहता है, सऊदी अरबिया भी चाहता है। तो कहने का मतलब ये है कि ये एक मल्टी फेसिड प्रॉब्लम है, और इसमें जब तक पूरे मिडिल ईस्ट और एक्सटर्नल पावर्स के स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व नहीं होंगे, कोई भी ट्रस्ट बिल्डिंग नहीं होगा, कोई भी सस्टेनेबल पीस की तरफ नहीं बढ़ेंगे, और ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये बढ़ता जाएगा। क्योंकि जहां तक कॉमन पॉइंट ही तैयार नहीं हो रहा, कॉमन ग्राउंड ही नहीं हो रहा। जो 14 एमओयू जो पॉइंट्स दिए थे, वो लग रहा था हरी में एग्री कर गए, ईरान भी एग्री कर गया, अमेरिका भी एग्री कर गया। अमेरिका के अपने डोमेस्टिक कंपल्सन्स हैं, इंटरनेशनल कंपल्सन्स हैं। ईरान को निश्चित रूप से एक ब्रेक चाहिए था, क्योंकि उनकी इकोनॉमी पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। तो ये कई फैक्टर। बिल्कुल संजय भारद्वाज सर, वो कहा भी जाता है कि जब जल्दबाजी की जाती है तो इसमें गलती होने की गुंजाइश और नुकसान होने की गुंजाइश बहुत ज्यादा होती है, और वही ऐसा लग भी रहा है कि बहुत जल्दबाजी में डोनाल्ड ट्रंप नजर आ रहे थे, और अब इसका अंजाम भी हम देख रहे हैं। बिल्कुल, और कई ऐसे मुद्दे हैं जो अभी तक सुलझते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं, उन पर भी बात करेंगे। लेकिन गाजा में इजराइल की बड़ी कार्रवाई की खबर भी आ गई है। स्ट्राइक में हमास कमांडर मंसूर सामी मारे गए। इजराइल डिफेंस फोर्स की बमबारी में हमास कमांडर समेत 3 ढेर। हमास की नेवल पुलिस के चीफ थे मंसूर सामी। और एक और बड़ी खबर कतर वार्ता को लेकर। कतर वार्ता से पहले बहरीन को ईरान की खुली धमकी, अगर उकसाया गया तो तबाही तय है, ईरान की तरफ से कहा जा रहा है। मुस्तफा के सलाहकार अली अकबर की यह चेतावनी, आग से ना खेले बहरीन। अली अकबर, आपको बता दें कि बहरीन पर ताजा हमला भी किया गया ईरान की तरफ से, जो सैन्य बेसिस है वहां पर अटैक किया गया है ईरान की तरफ से। तो ईरान के हमलों में अमेरिकी बेसों को भी
भारी नुकसान हुआ है। अमेरिकी बेसिस टारगेट पर हैं और हमलों से यूएस नेवी 5th फ्लीट के हेडक्वार्टर में तबाही मचाई गई। हालांकि यहां पहली बार हमला नहीं किया गया है, लगातार ईरान की तरफ से टारगेट किया जा रहा है। बहरीन बेस में बर्बादी की सैटेलाइट तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। मिलिट्री एसेट्स को खाड़ी से इजराइल शिफ्ट करने की तैयारी है, द वॉल स्ट्रीट जर्नल का बड़ा दावा। तो ईरान के हमलों से अमेरिकी बेस तबाह। 40 दिनों की जंग में अमेरिकी नेवी की 5th फ्लीट हेडक्वार्टर में तबाही मचाई गई है। लगातार यहां पर हमले किए जा रहे हैं और 5वें बेड़े के हेडक्वार्टर को $400 मिलियन से ज्यादा का नुकसान हुआ है। बिल्कुल, बेस का सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम और वेयर हाउस तबाह कर दिया गया। बहरीन बेस में अब अंडरग्राउंड कमांड सेंटर बनेगा, जो खबर आ रही है। खाड़ी देशों से मिलिट्री एसेट्स को इजराइल शिफ्ट करने की भी तैयारी है और कुवैत और सऊदी अरब में सैन्य तैनाती कम करने पर भी विचार। इसके अलावा पेंटागन ने $80 अरब का अतिरिक्त फंड भी मांगा है। तो द वॉल स्ट्रीट जर्नल के हवाले से यह बड़ी अहम खबर है। संजय कुलकर्णी सर, अब यहाँ पर विवाद तो बढ़ता जा रहा है, लेकिन क्योंकि वार्ता हॉर्मूज के मुद्दे पर होने वाली है, तो सर मैं ये समझना चाहूंगी, जो लॉ है UNCLOS लॉ, समुद्र को लेकर जो संविधान है, उसके तहत सुरक्षा अगर आप देते हैं जहाज को या आप रास्ता दिखाते हैं तो आप टोल वसूल सकते हैं। लेकिन ईरान जो चाहता है वो कितना सही है? क्या अमेरिका इसको लेकर मानेगा? और अगर नहीं तो फिर वार्ता में तो फिर बात बन ही नहीं पाएगी और स्थिति वैसी ही हो जाएगी जहां से शुरुआत हुई थी। बिल्कुल प्रगति जी, क्या सवाल ये है कि इस बात को लेकर के राजा पहलवी ने भी 70 के दशक में कहा था कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को ईरान वेपनाइज कर सकता है। यही नहीं, उन्होंने न्यूक्लियर के बारे में भी बात कही थी। और आज इसमें कोई शक नहीं, चाहे वो इंटरनेशनल स्ट्रेट है, पर टेरिटोरियल वाटर्स जो हैं, अनक्लॉज जिसके बारे में आप बात कर रही हैं, अनक्लॉज में 12 नॉटिकल माइल शोर से लेकर के टेरिटोरियल वाटर्स जो हैं वो ईरान के हैं। वैसे ही ओमान से उत्तर की तरफ ओमान के 12 नॉटिकल माइल्स हैं, यानी कि टोटल और 24 नॉटिकल माइल। और सबसे तंग जो इलाका है वो है 21 नॉटिकल माइल, यानी कि ओवरलैप है। और इसका फायदा यूएसए जिस प्रकार से बात कर रहा है, इसमें कहीं ना कहीं ईरान को लग रहा है कि यूएसए धूर्त बन के बैठा है, क्योंकि जितना भी लेकिन संजय कुलकर्णी सर, एक बात बताइए, अभी पूरी दुनिया में एकमात्र ऐसा देश है तुर्की, जो कि फिलहाल टोल वसूली करता है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय जो कानून नियम ये बोलते हैं कि ऐसा नहीं किया जा सकता है। लेकिन वही करने के लिए लगातार जिद पर जो ईरान है वो अड़ा हुआ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर। अगर ये सब कुछ चलता रहा और इसी पर अड़ा रहा, तो आपको नहीं लगता है कि ये ईरान की एक ब्लैकमेलिंग है, ना सिर्फ अमेरिका बल्कि दुनिया के लिए एक बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा? अगर आप वैसी बात करेंगे करुणा, तो स्ट्रेट ऑफ मलाका से, जहाँ से तकरीबन 1 लाख से भी ज़्यादा शिप्स गुजरते हैं सालाना, और वो भी इससे भी तंग 3 किलोमीटर का दायरा है। अगर उसमें अगर सिंगापुर, मलेशिया सब तक लेने लग जाए, जहाँ यहाँ से तो 20% तेल गुजरता है, वहाँ से विश्व का 35% व्यापार गुजरता है। तो अगर इस तरीके से हम लोग करते रहेंगे तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा टोल वसूली में। टोल वसूली एक बात हुई, उसके ऊपर फिर अगर मिलिट्री कंट्रोल, अगर ईरान कल कहेगा मिलिट्री कंट्रोल है या फिर यूएसए कहेगा मिलिट्री कंट्रोल है, इसलिए ईरान का जो फॉर्मूला था कि पर्शियन गल्फ स्ट्रेट अथॉरिटी PGCA, जिसमें कि वो चाहते थे कि ओमान और ईरान दोनों मिलकर के किसी प्रकार से एक संधि करें और दोनों देश मिलकर के यकीन करें कि ये जो 20% विश्व का तेल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरता है गुजरे। लेकिन सवाल ये है कि कहीं ना कहीं ईरान को मालूम है कि जितने भी देश है GCC के, जैसे आप बार बार कहे, चाहे पाइपलाइन सऊदी अरेबिया ने बिछाए हैं, वो सऊदी जो पाइपलाइन है उसमें से सिर्फ 5 मिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल पर डे ही जा सकता है, जबकि विश्व का 20 मिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल पर डे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरता है। तो जब तक पाइपलाइन ले होंगे, जब तक होगा, वो तो सालों साल लग जाएंगे। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का टोल फ्री रहना निहायत जरूरी है। बिल्कुल, भारत को भी फायदा है, विश्व को भी फायदा है, ईरान को भी फायदा है। लेकिन ईरान के IRGC का जो कंट्रोल है आज की तारीख में ईरान में, मुझे लगता है उसके कारण परेशानी हो रही है, क्योंकि IRGC कंट्रोल